हेलो स्टूडेंट, अभिव्यक्ति एजुकेशन ऐप पे मैं शिवराज चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं रीट लेवल जो फर्स्ट है आपका, उसमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ और उसके बाद में अपन टॉपिक्स पे आएंगे। तो रीट लेवल जो फर्स्ट आपके है, उसमें जनरल साइंस सामान्य विज्ञान दी हुई है और जनरल साइंस के बारे में कुछ आपके स्पेशल डिजीज जो रोग हैं वो दिए हैं स्पेशल, और उन्हीं में से पीछे क्वेश्चन पूछा गया है और उन्हीं में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जो चांस रहते हैं, रोग में से एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है। और एक आपके दिया हुआ है बायोलॉजी के अंदर सामान्य जो शरीर है, शरीर के जितने भी सिस्टम है उन सभी की सामान्य जानकारी, शरीर के आंतरिक या बाहरी अंगों की सामान्य जानकारी। ठीक है। और उसके अलावा आपके ये क्या पर्यावरण वाले में ही दिया हुआ है सब कुछ, साइंस भी जोड़ी गई है उसमें, पर्यावरण वाला एक अलग टॉपिक है। और पिछली बार भी पर्यावरण वाले से एक क्वेश्चन आपको पूछा था, इकोलॉजी जो आपका है पारिस्थितिकी, उसमें से। ठीक है। तो जनरल साइंस में आपके 3 पार्ट है। सबसे बड़ा आपके बायोलॉजी वाला पार्ट है, बेसिक, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि बहुत डीप है, बेसिक जानकारी के बारे में उसमें अपन बात करेंगे, प्रत्येक सिस्टम की, पूरे शरीर की बात करेंगे। केमिस्ट्री में आपके थोड़ा बहुत टॉपिक है, एक दो टॉपिक, मतलब सेकंड नंबर पे आपके ज़्यादा जो साइंस में सिलेबस है वो केमिस्ट्री का है। और एक आपके जो फिजिक्स है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा आपके एक पर्यावरण वाला जो है उसमें पर्यावरण के जो संरक्षण वगैरह है, इनके जितने भी आपके जो 2-3 चैप्टर दिए हैं, एक वो वाला पोर्शन, तो उसमें आपको पता है पर्यावरण के अंदर क्या है, साइंस और ये ज्योग्राफी दोनों का मिक्स है। मतलब उसमें कुछ टॉपिक ज्योग्राफी से होते हैं, कुछ टॉपिक साइंस में होते हैं आपके। तो उसी पर्यावरण से मैं यहाँ पर जो जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, या आपको भी उस टॉपिक से सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसी टॉपिक को मैं यहाँ पर लूँगा। और वो टॉपिक आप मेरे साथ इतनी सरल लैंग्वेज में पढ़ोगे और आप ध्यान लगा के पढ़ना उस टॉपिक को, क्योंकि वो टॉपिक वर्तमान समय में जितनी भी एक कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी कंपटीशन एग्जाम में नया ही बोल सकते हो आप। अभी तक तो उसकी आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉपर उसकी बुक्स भी उतनी नहीं आई है। सब ने उसकी बुक्स है वो निकालने की कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर एक अच्छी बुक नहीं आई है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो टॉपिक है इकोलॉजी, जिसे अपन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बोलते हैं, और इसमें से पिछली रीट फर्स्ट लेवल में एक क्वेश्चन पूछा था जो आपके दक्षांश के नियम से या लिंडनमैन के नियम से या 10% के नियम से वो क्वेश्चन आया हुआ था। मैं मान के चल रहा हूँ शायद नेक्स्ट जो एग्जाम होगी, मान के क्या आप 100% ही मानो कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगी उसमें भी ये जो टॉपिक है, ये इससे आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। ये जो आपकी जो इकोलॉजी या एनवायरनमेंट है, ये ऐसा नहीं कि आपके केवल इसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एग्जाम में वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे साइंस में ले लो, चाहे आप उसको एनवायरनमेंट में ले लो, तो या इसको आप पर्यावरण वाले में ले लो, या ज्योग्राफी में भी इसको ले सकते हैं। तो किसी एग्जाम में इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। स्पेशल मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, जैसे हेडमास्टर की एग्जाम हुई थी उसी में, उसमें भी क्वेश्चन पूछे थे इसमें से। एसआई की, राजस्थान एसआई की एग्जाम हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछे थे। और जो एलडीसी की एग्जाम थी उसमें भी आए हैं। जितनी एग्जाम, टोटल एग्जाम में इसको जोड़ा गया है, और ये बहुत ही इतना गजब का ये टॉपिक है कि उसको अगर आप ढंग से अच्छे से समझो, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ शायद ये एक बार जिसको समझ में आ गया, जिंदगी में आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस टॉपिक को इतना इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो आपको इस टॉपिक से बहुत बंदे डरते हैं, बहुत स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि यार ये तो थ्योरी है, लेकिन अपन इसको थ्योरी में होकर नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ेंगे। क्या, कैसे इकोलॉजी या इन्वायरमेंट का ये जो, मतलब जितनी भी आपको दिख रही है, ये एक तरीके से बेसिक एनवायरनमेंट या इकोलॉजी का आप डायग्राम देख रहे हो। तो इसमें ये अपने लिए, या आप बोल सकते हो कि ये क्या मायने रखता है मनुष्य जीवन के लिए। इकोलॉजी में मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजों से क्या क्या चीज प्रभावित होती है। तो इकोलॉजी या पर्यावरण, ये अपना
पहला टॉपिक होगा। तो मैं बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। आपको ध्यान से, एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना है और ध्यान से आप कंप्लीट इस इकोलॉजी या एनवायरनमेंट की एक एक चीज सुनोगे। और उस एक एक चीज को अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हुए तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप इसको मेरे साथ पढ़ो, फिर आप देखोगे कि इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं बिना देरी के स्टार्ट कर रहा हूं। जो अपना आपका रीट लेवल फर्स्ट में साइंस में ही अपन ने लिया है, और ये टॉपिक है पर्यावरण व पारिस्थितिकी। तो अपना टॉपिक होगा, टॉपिक है अपना पर्यावरण या पारिस्थितिकी। देखो टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं, पर्यावरण व पारिस्थितिकी। देखो सबसे पहले अपना पारिस्थितिकी या पर्यावरण बोल सकते हो, आप पर्यावरण या पारिस्थितिकी बोल सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, ये पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे अपन। तो अपने को तो टॉपिक पढ़ना है, तो ऐसे तो नहीं कि अपन स्पेशल इंडिया की बात करें, अपन टोटल पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो अपना है वो क्या है, या कब इस पर लोगों ने ध्यान दिया था, लोगों ने कब इसके बारे में अच्छे से जाना था। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जरूर जाऊंगा, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जरूर मैं बात करूंगा। तो इसकी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 1950 की, ठीक है। 1950 तक लगभग विश्व की बात कर ले अपन, तो 1950 तक औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी क्रांति आई थी। आपको खुद को पता है कि 1950 तक इंडस्ट्रियल जो खूब सारी फैक्ट्रियां या अच्छे अच्छे उद्योग धंधों में खूब विकास हुआ था। लेकिन आपको ये पता है कि उद्योग धंधे पर्यावरण या पारिस्थितिकी या पर्यावरण के लिए या मनुष्य जीवन के लिए या पेड़ पौधों के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं, ये सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन 1950 तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इकोलॉजी या एनवायरनमेंट नाम की भी कोई चीज है, या इकोलॉजी या एनवायरनमेंट या पारिस्थितिकी या पर्यावरण से क्या मनुष्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है। क्या इस इकोलॉजी के द्वारा या इन पेड़ पौधों के या कुछ जो भी इकोलॉजी, अभी बताऊंगा क्या डेफिनेशन है, इसके द्वारा क्या किसी पर भी इफेक्ट हो सकता है, या मनुष्य जीवन या जितने भी जीव जंतु है क्या उन पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। क्या अपनी डेली की जो लाइफ स्टाइल है क्या उसमें चेंज हो सकता है। तो ऐसी चीजें कभी 1950 से पहले नहीं सोची गई थी। 1950 तक कभी इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं हुई थी, ना इसके बारे में उतनी चर्चाएं होती थी। कभी किसी ने इस चीज के बारे में गौर नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई, उद्योग धंधे या फैक्ट्रियां वगैरह आप बोल सकते हो, जैसे जैसे बढ़ते रहे, तो थोड़ा सा फील हुआ इस दुनिया के लोगों को, वैज्ञानिकों को, कुछ अच्छे लोगों को ये फील हुआ कि ये भी एक कोई चीज है अपने इस दुनिया में। पारिस्थितिकी भी एक कोई चीज है, इकोलॉजी भी या पर्यावरण भी कुछ मायने रखता है। और ये क्या मायने रखता है, ये कुछ लोगों ने इसको समझा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले एक चर्चा रखी गई एक कुछ लोगों ने, या आप बोल सकते हो कुछ देशों के, जिसमें से अपने भारत भी एक था। तो उन देशों के लोगों ने इसके बारे में, यहाँ से अपने लोग गए थे, एक सम्मेलन हुआ था जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। और उस सम्मेलन में सबसे पहले लोगों ने, जो अच्छे इसके बारे में सोच रहे थे, उन लोगों ने इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के बारे में कुछ अच्छे प्रयास करने का प्रयास किया, या इसके बारे में कुछ चर्चाएं करने का प्रयास किया। और उसी में कुछ चर्चाएं हुई, और उसी चर्चाओं से सबसे पहले इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के बारे में वहां से चर्चा स्टार्ट हुई। तो 5 जून 1972 को जो सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसी दिन से 5 जून 1972 को ये घोषित कर दिया गया कि आज से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। उसके बाद में जैसे ही 5 जून 1972 में चर्चा हुई, उसके बाद में वो चर्चा थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसके बाद में एक युद्ध स्टार्ट हो गया था रूस और अमेरिका के बीच, जिसे शीत युद्ध बोलते थे, ठीक है। और उस शीत युद्ध के बारे में थोड़ी चर्चाएं कम होने लगी, और बाद में धीरे धीरे 1997 जब भी पूरे वर्ल्ड की, मतलब आप बोल सकते हो कि उस टाइम जैसे ही ये चुनाव हुए अमेरिका में, और वो चुनाव होने के बाद में ये फिक्स हो गया कि अब पूरे वर्ल्ड पे कौन हेड होगा, वो अमेरिका होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उस टाइम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसी टाइम से धीरे धीरे अपने इस इकोलॉजी के लिए कदम उठाना स्टार्ट कर दिए। और जैसे जैसे अलग अलग राष्ट्रपति आते गए, इकोलॉजी के लिए धीरे धीरे अच्छा करते रहे। और वर्तमान में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आज कुछ फर्क पड़ा है इस चीज से, या दुनिया में ये जानते हैं कि इकोलॉजी या एनवायरनमेंट अपने मनुष्य जीवन के लिए इस धरती पर जितने इस पृथ्वी पर कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है, या एक दूसरे जीव को या मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इकोलॉजी या एनवायरनमेंट। सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी में सबसे पहले किसकी चर्चा की गई थी, पारिस्थितिकी की चर्चा की गई थी। सबसे पहले जो पारिस्थितिकी के बारे में जो चर्चा हुई थी वो कब हुई थी, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में। और इसी दिन से ये घोषित किया गया कि 5 जून को क्या मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है साहब कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। आपको ये शायद नहीं पूछेगा कि कौन से सम्मेलन से स्टार्ट हुआ था, या आपको सन पूछे, क्योंकि रीट लेवल फेस्ट में जहां तक मानता हूं इतना आगे नहीं पूछेगा। फिर भी आप ध्यान रखना कि 5 जून 1972 से उसी दिन जो चर्चा हुई, उसी चर्चा के अंदर सभी ने ये निश्चय किया था कि 5 जून को पूरा देश पर्यावरण के लिए एक दिवस मनाएगा जिसे बोलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। उसके बाद में अपन बात नहीं करेंगे इसकी हिस्ट्री की, क्योंकि उसके बाद में अपने को कोई मतलब नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुद्दा हो जाता है। अपने को अपनी साइंस से मतलब है, तो अपन बात करेंगे सीधी साइंस की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अपना टॉपिक है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रियल में पारिस्थितिकी है क्या। तो देखो, मैं यहां से 3 चीजें पढ़ूंगा, 3 चीजों की बात करूंगा मैं यहां पर। एक मैं यहां बात करूंगा पारिस्थितिकी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ध्यान रखना, ये वर्ड भी कई बार आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं इकोलॉजी। एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे बोलते हैं अपन इको सिस्टम। और एक मैं बात करूंगा पर्यावरण, और पर्यावरण को आप जानते हो एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो, 3 चीजों की बात करेंगे अपन, 3 चीजों को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको बेसिक पता है तो आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना, पारिस्थितिकी है क्या, आपको देखो डेफिनेशन ही सब कुछ है। और ये मेरी डेफिनेशन आप ध्यान से सुनना, स्टार्ट की आज की क्लास जिसने ले ली है वो ही नेक्स्ट क्लास में समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ध्यान रखना, इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पर्यावरण क्या है। सबसे पहले समझना इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि इकोलॉजी रियल में है क्या। मान लो कि आप क्लास में बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। या आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं जैसे सीकर से हूं और मैं आया हूं जयपुर, ठीक है।
तो मैं यहाँ सीकर से हूँ, मैं हमेशा सीकर में मान लो मैंने पढ़ा है, मैं सीकर में ही रहा हूँ, या मैंने सीकर में ही हर चीज़ देखी है। मैं शुरू जन्म से लेकर मैं अब तक जितना बड़ा हुआ हूँ तो मैं सीकर में ही हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं सीकर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मानो कि मैं अभी जैसे जयपुर आया हूँ, तो मैं प्रेजेंट में जयपुर में जहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जिस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो अपनी अभिव्यक्ति संस्थान है अभिव्यक्ति कोचिंग है, मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। मैं मान लो कि इससे पहले अभिव्यक्ति को नहीं जानता होगा, एक बेसिक आपको कल्पना कर रहा है, मैं नाम सुना होगा मैंने, लेकिन मैंने अभिव्यक्ति की डिटेल में बात नहीं की होगी, या ना मैंने इसको कभी नाम सुनने के अलावा मैं इसके बारे में अभिव्यक्ति संस्थान के बारे में मैं उतना परिचित नहीं होगा, ठीक है। तो एक बेसिक बात कर ले कि मैं सीकर में जितना भी माहौल है, जैसे सीकर में मैं बोल सकता हूँ कि मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि वहाँ पर ऐसा तो टेम्परेचर रहता है, वहाँ ऐसा मौसम रहता है, एक एवरेज मौसम ऐसा है, वहाँ का तापमान ऐसा है, वहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो इस टाइप के जीव रहते, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की कोचिंग संस्थान कैसी है, वहाँ के जितने भी कोचिंग संस्थान में जो स्टूडेंट हैं उनका लेवल क्या है, या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैंने सीकर के बारे में ये पूरा बताया है, तो ये सीकर की क्या हो गई, एक इकोलॉजी हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं जयपुर आया हूँ, तो जयपुर में जैसे ही आया हूँ तो मैं ये सोच यहाँ पर आते ही मैंने मान लो ऐसे देखा कि सीकर और जयपुर में क्या डिफरेंस है, मैंने मान लो यहाँ से कुछ ऐसा कंपेयर किया हो, तो मैंने यहाँ इस संस्था में आया, मैं जैसे ही मान लो इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ सब कैसे हैं, यहाँ की संस्थान जितनी है जयपुरी जो संस्थान है वो कैसी है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं अभिव्यक्ति के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली, या मैंने ऐसे अभिव्यक्ति क्लासेज को देखा कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, यहाँ के डायरेक्टर सर कैसे हैं, यहाँ के क्लासरूम कैसे हैं, यहाँ के बोर्ड कैसे हैं, यहाँ के मार्कर कैसे हैं, यहाँ आपस में संबंध कैसा है एक दूसरों का, या यहाँ पर कौन कौन से जीव सबसे ज़्यादा है। मैं अगर पूरे जयपुर की बात करूं जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर प्रदूषण कितना है, ठीक है, या यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है, या मान लो कि यहाँ का जो स्टाफ है वो डायरेक्टर को कैसे प्रभावित करता है, या यहाँ के डायरेक्टर स्टाफ को कैसे प्रभावित करते हैं, या यहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ है वो टीचरों को या डायरेक्टरों को कैसे प्रभावित करता है, कैसे उनके संबंध है, या उन टीचरों के उनके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कैसे संबंध है। तो मैंने एक अभिव्यक्ति संस्थान के बारे में पूरी डिटेल ली, और वो संस्थान की डिटेल है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि अभिव्यक्ति की इकोलॉजी क्या है, ऐसी है, ठीक है, या सीकर की इकोलॉजी ऐसी है। या उससे बाद में आप एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप स्टूडेंट हो, मैं आपके खुद पे बता देता हूँ कि आप मान लो यहाँ पर आए हो, आप मान लो सीकर के हो, सीकर से आप जयपुर में आए हो, और जयपुर में आते ही आपको किसी ने ये बताया कि आप अभिव्यक्ति संस्थान में एडमिशन लीजिए, ठीक है, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको ये चीजें मिलेगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि आपको अभिव्यक्ति संस्थान में आना है, और आप वहां आओगे, मान लो आपको अभिव्यक्ति संस्थान या और कुछ अन्य संस्थान के बारे में बोला गया है कि ये 2-3 संस्थान है जहां आप डेमो लेके देख सकते हो। तो आप डेमो क्यों लेते हो? डेमो में ऐसे थोड़ी है आप एक ही चीज देखते हो, आप बहुत सी चीजें देखते हो। तो आप इस संस्थान में आए, आप जैसे ही है आपने क्या देखा कि उस संस्थान में जो आपका क्लासरूम है, आप उस क्लासरूम में, क्लासरूम में आते ही आपने देखा कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि वहां पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था सही है कि नहीं है। आपको लगा कि हाँ यहाँ पर बैठने की व्यवस्था सही है, आपको लगा कि यहाँ बोर्ड कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप आए हो तो आप हर चीज़ देखोगे, यहाँ के जो आपके यहाँ पर बोर्ड है, वाइट बोर्ड कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्कर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, क्या वो लिखते हैं वो साफ दिखाई देता है कि नहीं देता है। यहाँ पर इस क्लास में आवाज़ तो सही आती है, मतलब यहाँ की साउंड तो सही है, यहाँ क्लास में बैठने लायक टेम्परेचर तो है कि नहीं, तापमान तो है, यहाँ वॉइस कैसी आती है, यहाँ का तापमान कैसा है, मतलब यहाँ के, या बोल सकते हो यहाँ लड़के कैसे हैं, यहाँ लड़कियां कैसे हैं, लड़के लड़कियों को कैसे प्रभावित करते हैं, लड़कियां लड़कों को कैसे प्रभावित करती है, या यहाँ के टीचर कैसे हैं, यहाँ टीचर कैसे स्टूडेंट को प्रभावित करते हैं, या स्टूडेंट टीचरों को कैसे प्रभावित करते हैं। एक क्लास की पूरी उसके पास डिटेल्स आ गई, उसका अध्ययन आ गया,
मतलब उस क्लास का आपने कंप्लीट अध्ययन कर लिया और वो अध्ययन ही उस क्लास की क्या कहलाती है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। मैं जहां तक मानता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि किसी स्थान, मतलब स्थान, उस कोचिंग में आए हो आप और आपने वहां एडमिशन लिया है तो वो एक स्थान है और उस स्थान का आपने पहले अध्ययन किया है। तो मैं बोल रहा हूं सुनना कि वो क्लास एक स्थान है, उस क्लास का आपने अध्ययन किया है तो देखना उस क्लास में उपस्थित या किसी स्थान में या किसी स्थान पर उपस्थित या किसी स्थान में उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों के जो आपस में संबंध है उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। अब साहब मैंने एक नाम बोल दिया जैविक व अजैविक, तो उस क्लास में जैविक कौन है, उस क्लास में अजैविक कौन है। अजैविक मतलब एबायोटिक फैक्टर, जैविक मतलब बायोटिक फैक्टर। तो आप ऐसे बोल सकते हो उस क्लास में जैविक वो सभी जीव है जो जिंदा है या जिसमें जीवन है, मतलब वहां पर उपस्थित लड़के लड़कियां या टीचर, बेसिक बात करें तो। अब छोटे मोटे जीव हो सकते हैं लेकिन उनसे आपको क्या है, अगर वहां पर कोई मच्छर भी है, ज्यादा मच्छर है मान लो वहां पर, तो आप बोल दोगे कि यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है मच्छर, तो वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। या वहां पर मैंने आपको बोला वहां बैठने की व्यवस्था, मतलब वहां मेज कैसी है, वहां के फर्नीचर कैसे हैं, वहां का बोर्ड कैसा है, ये सभी वहां की एसी फैन ये सब क्या है, अजैविक कारक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक दोनों चीजों के बारे में आपने पढ़ा है। तो उस स्थान पर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। तो हमेशा ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछ ले किसी स्थान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो किसी स्थान पर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। मैं जहां तक मानता हूं शायद इकोलॉजी की डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक आता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी उस स्थान का अध्ययन हो गया, लेकिन नेक्स्ट है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी तो अध्ययन है, तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या है या इकोसिस्टम क्या है। देखो आपने अध्ययन किया किसका, क्लास का किया, ठीक है, तो आपने बोला कि किसी स्थान विशेष पर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। लेकिन सेकंड डेफिनेशन सुनना मेरी, जो बोल रहा हूं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, वह स्थान मतलब वो क्लास, वह स्थान जिसका अपन अध्ययन करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ध्यान रखना, वह स्थान जिसका अपन अध्ययन करते हैं या जिस पे उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन किया जाता है वो स्थान क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। वो स्थान कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, वो स्थान कुछ भी हो सकता है। वो स्थान एक बूंद से लेकर वो पूरा का पूरा आपका जैव मंडल हो सकता है, पूरा बायोस्फीयर हो सकता है, पूरी आपकी पृथ्वी हो सकती है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा होता है, और ऑप्शन में आपके ऐसे आ जाता है कि मान लो एक दे दिया तालाब, ठीक है, एक दे दिया आपको कोई उद्यान दे दिया, ठीक है, को एक दे दिया आपको समुद्र दे दिया, ठीक है, या एक आपको ऐसे बोल दिया कि कोई जलाशय, ठीक है, कोई छोटा जलाशय हो गया, ठीक है, कोई भी बोल सकते हो। तो समुद्र यहाँ पर बड़ा होगा, तो बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन होगा, समुद्र। ठीक है, तो या सबसे छोटा पूछ ले, तो आपको इतना तो कॉमन सेंस है, आपने इस दुनिया में आए हो देखा तो होगा, इस दुनिया में जिसको इकोलॉजी का, इकोलॉजी है क्या, जिसको बेसिक दुनिया में आए हो हर चीज को देखा है उसको इकोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र है वो स्थान, और उस स्थान का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण सबको पता है, आपने छोटी क्लासों में डेफिनेशन लिखी सुनी होगी कि हमारे चारों ओर का आवरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण। लेकिन ध्यान रखना, हमारे चारों ओर का आवरण यहाँ पर बोला है, तो हमारे कौन होते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना, मेरी डेफिनेशन सुनना ध्यान से, कि मनुष्य को छोड़कर, मतलब लक्षित प्रजाति को छोड़कर, लक्षित प्रजाति बोलते हैं मनुष्य को, मनुष्य को छोड़कर उसके चारों ओर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का, या आप बोल सकते हो उसके चारों ओर का आवरण ही क्या कहलाता है,
पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपको पूछ ले कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये क्वेश्चन पूछा गया था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने। ये आज तक का सबसे नया क्वेश्चन है डेफिनेशन से, और ये क्वेश्चन आप खुद बताओगे, आप खुद सोचोगे कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको एक एक की डेफिनेशन वापिस आपको बता रहा हूं, देखना। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है। देखो, इकोलॉजी को मैंने आपको ये बोला था कि इकोलॉजी जो है वो किसी स्थान का अध्ययन है, स्थान का अध्ययन। या आप ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो किसी स्थान पर उपस्थित, किसी स्थान पर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन, जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, कारकों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी या क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि ये शब्द किसने दिया था, तो ये जो शब्द दिया था वो दिया था एक वैज्ञानिक थे हेकल। हेकल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, या इकोलॉजी शब्द को दिया था। ठीक है, इसी ने ही वहां से ये बोला था कि ये एक जैविक व अजैविक या पृथ्वी पर रहने वाले या पर्यावरण के साथ जीवों के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। हेकल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, अगर आपको पूछ ले कि विश्व पारिस्थितिकी के जनक किसे बोलते हैं, विश्व पारिस्थितिकी के जनक किसे बोलते हैं, तो देखो विश्व पारिस्थितिकी के जनक, विश्व पारिस्थितिकी के जनक, विश्व पारिस्थितिकी के जनक बोलते हैं H.G. रीटर को। ठीक है, याद रखना, H.G. रीटर को विश्व पारिस्थितिकी के जनक बोलते हैं। और अगर आपको पूछे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक है वो कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। पीछे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आपको भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, देखो इकोलॉजी कहलाएगी किसी स्थान का अध्ययन। अगर आपको कभी पूछे किसी स्थान के अध्ययन से संबंध रखता है, तो वो लिखेगा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हेकल नाम के वैज्ञानिक ने, और विश्व पारिस्थितिकी जनक कहलाते हैं H.G. रीटर, और भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन कहलाते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये तो हो गई अपनी केवल और केवल इकोलॉजी के बारे में बात। इकोलॉजी की परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन परिभाषा से आते हैं, और इस चैप्टर से क्वेश्चन वैज्ञानिकों के नाम से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टार्ट वाले चैप्टर से आते हैं, और मैं बताता रहूंगा कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। हमेशा पहला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था एग्जाम में। इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। और ये भी पूछा गया है भारतीय पारिस्थितिकी जनक H.G. रीटर का बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप याद रखना कि H.G. जो रीटर है, H.G. रीटर है, वो विश्व पारिस्थितिकी जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो देखो अभी आपको मैंने बोला था कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह स्थान, वह स्थान जिसके बारे में अध्ययन किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, या वह स्थान जिस पर उपस्थित
जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन किया जाता हो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो स्थान है वो किसको प्रदर्शित करेगा, ये जो स्थान है वो किसको प्रदर्शित करेगा, वो करेगा इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जो शब्द दिया था सबसे पहले, ये जो शब्द दिया था वो दिया था एज ए टेंसले ने, याद रखना। एजे टेंसले नाम के एक वैज्ञानिक थे और एजे टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किया था, इसने बताया था। और इसकी डेफिनेशन अगर आपको कभी पूछे तो आप सीधा बोलोगे कि वह स्थान जिसके बारे में इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता हो, या वह स्थान जिस पर उपस्थित, मतलब स्पेशल स्थान को आप इकोसिस्टम बोलोगे, वह स्थान जिस पर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन बोलता हूं नेक्स्ट। क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा होता है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, और निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो आपको ये पता है, अगर आप इस दुनिया को अच्छे से जानते हो या आप इस दुनिया में अच्छे से रहे हो, तो आपको इजीली ये पता है कि कौन कौन सी चीजें नेचर के अनुसार बनी हुई है, कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन ने खुद ने बनाई है। जैसे मैं बात करूं कि अगर एक समुद्र है तो क्या अपन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यदि एक वन है तो क्या आप बना सकते हो उसको? नहीं बना सकते, ठीक है। अगर कोई तालाब है तो आपने थोड़ी बनाया उसको, वो भी ऑटोमेटिक हुआ है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कोई बंजर भूमि है तो क्या आपने बनाई है उसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सभी के सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। और अगर आपको कभी भी कृत्रिम बोल दिया जाए तो कृत्रिम में जैसे एक बाग लगा दिया, उद्यान लगा दिया, वो एक कृत्रिम होगा। मतलब किस कई जगह आपने एक बगीचा बनाया, एक बाग बनाया, आपने पेड़ पौधे उगा दिए, वहां पर एक छोटी सी जगह बना ली, तो वो क्या होगी आपकी? वो आपकी होगी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने कोई भी ऐसी प्राकृतिक कृत्रिम चीज बनाई है जहां पर पानी इकट्ठा है, ठीक है। मतलब एक ऐसी जगह बना दी आपने, एक ऐसा टैंक बना दिया पानी का, एक बोल सकते हैं पानी का टैंक, ठीक है। तो पानी का टैंक बनाए जो बाहर से पानी दिख रहा है, लेकिन चारों ओर आप उसमें कृत्रिम रूप से पत्थर से चिनाई करके और उसमें आप पानी डाल रहे हो, तो क्या ये प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। पत्थर से बना हुआ पानी का टैंक बोल सकते हो, तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो आपको इजीली पता रहता है कि कौन से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है और कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अब एक चीज और सुनना, बड़ा और छोटा आपको पता ही है। पानी की बूंद की बात कर रहा हूं मैं, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र होता है पानी की बूंद ले लो। या आप बोल सकते हो क्यों होता है पानी की बूंद? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? वह स्थान जिसके बारे में अपन इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं या उसके उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन करते हैं, वही बूंद, वही स्थान क्या कहलाता है? आपका इकोसिस्टम। तो पानी की बूंद से लेकर, छोटे से छोटी पानी की बूंद से लेकर, या मैं ऐसे बोल सकते हैं गिलास में उपस्थित पानी एक गिलास से लेकर, बड़े से बड़े पूरी पृथ्वी या जहां पर जीवन है, जैव मंडल है, जहां बायोस्फीयर है, वो संपूर्ण जगह क्या कहला सकती है आपकी? उसे क्या कह सकते हैं अपन? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। मैं जहां तक मानता हूं किसी को इकोसिस्टम की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी को भी पारिस्थितिकी के या इकोलॉजी की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट मैं चल रहा हूं। देखो, इकोसिस्टम जो होता है वो पानी की बूंद से लेकर संपूर्ण जैव मंडल हो सकता है। ध्यान रखना, बड़े से बड़ा जैव मंडल बोल सकते हो और छोटे से छोटा पानी की बूंद भी बोल सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं पर्यावरण की, ठीक है, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट मेरी डेफिनेशन है पर्यावरण। पर्यावरण या एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, जो पिछली ये जो एलडीसी करवाई थी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, वहां से एक नया ही क्वेश्चन बना था। और आप जानते हो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है या एक ऐसा बोर्ड है जिसने हमेशा नए क्वेश्चनों का आविष्कार किया है। शायद पहली बार जो क्वेश्चन अलग पूछता है तो वो पूछता है अधीनस्थ सेवा
चैन बोर्ड। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन, एक नया ही क्वेश्चन आया था, बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। देखो, वैसे तो आपको सबको पता है कि आप अपन ऐसे बोलते हैं कि अपने चारों ओर का आवरण ही, या हमारे चारों ओर का आवरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन एक फिक्स डेफिनेशन में बोलूं तो देखना, लक्षित प्रजाति को छोड़कर, लक्षित प्रजाति, लक्षित प्रजाति बोलते हैं मनुष्य को। ठीक है, लक्षित प्रजाति को छोड़कर, लक्षित प्रजाति को छोड़कर मनुष्य के चारों ओर का आवरण या अजैविक व जैविक कारकों का आवरण, कारकों का आवरण पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ध्यान रखना, डेफिनेशन मैंने बताई है कि लक्षित प्रजाति को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर उसके चारों ओर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का आवरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। डेफिनेशन में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको डेफिनेशन आती है, मानता हूं मैं कि आपने डेफिनेशन समझ ली, लेकिन इसके बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूं। सुनना क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आया था उसी एलडीसी के एग्जाम में कि पारिस्थितिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में था पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण था, ठीक है, या जैवमंडल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने तीन आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आप उसमें से क्या करोगे। यदि आपको पर्यावरण की डेफिनेशन का पता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इकोलॉजी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, उसको पर्यावरण की डेफिनेशन आनी चाहिए, दोनों आने के बाद उसका लॉजिकल जो माइंड है वो लगना चाहिए। कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन था पूरा का पूरा। यदि आपने सोच के इसका आंसर दिया है तो राइट होगा, नहीं इसका आंसर गलत होगा। देखो, क्वेश्चन ये था, मैं बोल रहा हूं कि इकोलॉजी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। सुनना, इकोलॉजी के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, तो इकोलॉजी का अध्ययन, इकोलॉजी क्या बोला अपन ने कि किसी स्थान पर उपस्थित जैविक व अजैविक कारकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। यहां मैंने बोला है कि लक्षित प्रजाति को छोड़कर मनुष्य के चारों ओर का आवरण या अजैविक व जैविक कारकों का आवरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो अपन वहां पर जैविक व अजैविक कारकों के आवरण के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पर्यावरण के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि पर्यावरण में भी अपन उसी की बात करेंगे, इकोलॉजी में अपन उसी की बात करेंगे। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पारिस्थितिकी को पर्यावरण, ठीक है, अपन ऐसे बोलेंगे कि ये जो पर्यावरण है इसका अध्ययन अपन क्या बोल सकते हैं, पारिस्थितिकी। क्योंकि अपने को जैविक व अजैविक कारकों के बारे में पढ़ना है, और जैविक व अजैविक कारक जो होते हैं उसी की अपने को इस टॉपिक में बात करनी है। तो ये तीन डेफिनेशन है सबसे बेसिक, और ये मत सोचना कि तीनों डेफिनेशन है मैंने इतना टाइम लिया है, मैं इसमें बहुत टाइम लूंगा, लेकिन तीनों चीज, एक एक चीज को क्लियर करता चलूंगा। मैं जहां तक मानता हूं आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में, और ये एक बार क्लियर हो जाए, इसको क्या है मोस्टली जगह तो पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं सबसे पहले, मैंने इसी क्लास में, सबसे पहली क्लास में मैंने ये लिया है। क्यों लिया है, ये नहीं लेते, ऐसे सोचते हैं बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चों को ये मैं समझा सकता हूं, मेरे बच्चों को ये समझ में जरूर आएगा। आप ध्यान रखना, इजी वे में आप इसको पढ़ लोगे, फिर आप जब एग्जाम दोगे बहुत आपको मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पारिस्थितिकी के कारक या पारिस्थितिकी के घटक। ठीक है, ये जो पारिस्थितिकी कारक या घटक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं यहां से इकोलॉजी के, इकोलॉजी के कारक। ठीक है, इकोलॉजी में अपन दो कारक पढ़ेंगे, एक मैं लूंगा बायोटिक फैक्टर, एक लूंगा मैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, एक मैं ले रहा हूं अजैविक, अजैविक कारक जिसे बोलते हैं एबायोटिक,
एबायोटिक फैक्टर और एक होता है जैविक कारक। जैविक कारक अपने को स्पेशली यहां पढ़ना है, जिसे बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, इसे बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। एक हो गया एबायोटिक फैक्टर और एक हो गया आपको बायोटिक फैक्टर। एक एबायोटिक फैक्टर और एक हो गया बायोटिक फैक्टर। एक जैविक कारक हो गया और एक हो गया अजैविक कारक। सुनना, पहले तो यहीं से क्वेश्चन बता देता हूं। हेडमास्टर की एग्जाम हुई थी अभी कुछ दिन पहले, आपको पता है पिछले जो ईयर हेडमास्टर की जो एग्जाम हुई थी, उस हेडमास्टर की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से पारिस्थितिकी के कारक होते हैं। सीधा ही क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में था जैविक व अजैविक कारक। तो यदि हेडमास्टर में ये क्वेश्चन पूछा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली पूछ सकता है कि जैविक व अजैविक कारक कौन से होते हैं। ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ था कि जैविक व अजैविक कारक। इकोलॉजी के कारक होते हैं, पारिस्थितिकी के कारक होते हैं। ये हेडमास्टर का क्वेश्चन है, हेडमास्टर में ऐसे का ऐसे पुटअप हुआ है। आंसर था जैविक व अजैविक कारक, कुछ नहीं था, एकदम बेसिक था। अब देखो अजैविक कारक कौन से होते हैं, जैविक कारक कौन से होते हैं। पहले डेफिनेशन सुनना। इकोलॉजी आपको पता ही है कि पूरा एक संसार ही बोल दो, उस पर जैविक कारक भी है, उस पर अजैविक कारक ही है। उसका अध्ययन अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो जैविक और अजैविक कारकों का अध्ययन इकोलॉजी बोला है। और अपने को इकोलॉजी में पढ़ना क्या है, जैविक व अजैविक कारकों को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अजैविक कारक वो सभी कारक होंगे जिसमें जीवन नहीं होता, जिनकी लाइफ नहीं होती। इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी ऐसे कारक, ऐसी सभी आप बोल सकते हो, चीजें बोल सकते हो, ऐसे सभी कोई भी ऐसी चीज बोल सकते हो जिसमें जीवन नहीं है, उसमें लाइफ नहीं होती, उसका लाइफ साइकिल नहीं होता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसमें जीवन होता है कि नहीं होता, तो मतलब उसमें जीवन नहीं होगा, कभी वो जीवन को नहीं प्रदर्शित करेंगे। ऐसी सभी कारक को क्या बोलेंगे अपन, या निर्जीव कारकों को बोल सकते हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, अजैविक कारक। और जिन सभी में इस पृथ्वी पर जो भी जीव है उनको अपन बोलेंगे जैविक कारक। जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन जीने की प्रक्रिया है, जो जीवन रखते हैं, वो सभी के सभी कारक कौन से कारक होते हैं, वो होते हैं जैविक कारक, ठीक है। तो एक मैं बात करूंगा, जैसे एक क्लास है, क्लास में जो चेयर है, क्लास का टेम्परेचर है, क्लास में लाइट कितनी है, क्लास का माहौल कैसा है, साउंड कितना है, क्लास के बोर्ड कैसे हैं, क्लास में मार्कर कैसे हैं, ये सभी अजैविक कारक हो गए। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं अजैविक कारक की, उसके बाद करेंगे जैविक। अपने को जो स्पेशली यहां पर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जैविक कारक, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूं कि अजैविक कारक होते कौन कौन से हैं। देखना, जैसे तापमान, मैंने आपको बताया था तापमान, या आप बोल सकते हो प्रकाश, या आप बोल सकते हो आर्द्रता, या आप बोल सकते हो झीलें, या आप बोल सकते हो पहाड़, या आप बोल सकते हो पर्वतीय ढलान। मतलब कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने कुछ चीजें लिखी है। मतलब टेम्परेचर है, एक अजैविक कारक है जिसमें जीवन नहीं होता। तापमान भी ऐसा होगा, आर्द्रता जो होती है भूमि में वो भी ऐसे होगी, पर्वत भी ऐसे होंगे, झीलें झरने ये भी ऐसे होंगे, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो पर्वतीय ढलान, उच्चावच जो होता है वो भी ऐसे होंगे। तो ये सभी के सभी तो कौन से हो गए, अजैविक कारक। अब मैं लिख रहा हूं जैविक कारक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जैविक कारक को अपने को डिटेल्स में पढ़ना है। तो जैविक कारक होते हैं तीन प्रकार के, इस पृथ्वी पर तीन प्रकार के ही जैविक कारक है, तीन प्रकार के ही जीव होते हैं। पहला होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, और एक होता है अपघटन करता। देखो, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, और एक होता है अपघटन करता। उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटनकर्ता क्या होते हैं। जिसने ये तीनों चीज समझ ली, मान लो इकोलॉजी को जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। और ये तीनों चीज मैं आपको इतने इजी वे में बताऊंगा कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले मैं सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा यहाँ पर अजैविक कारकों में। एक करूंगा मैं तापमान की बात और एक करूंगा मैं प्रकाश की बात। बाकी ज्योग्राफी की चीजें हैं अपने यहाँ पर नहीं पूछेंगे। पर्यावरण से अगर पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से सिर्फ दो ही फैक्टर से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक होता है तापमान से और एक होता है आपके प्रकाश से। तो ये है आपके सभी के सभी जैविक व अजैविक कारक। क्वेश्चन पूछ रहे निम्न में से जैविक कारक है। पहला क्वेश्चन पारिस्थितिकी कारक होते हैं, ये दो कारक होते हैं। निम्न में से जैविक कारक होता है, ये तीन कारक होते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अजैविक होता है, तो आपको या तो इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, या फिर आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको इनमें से यदि कोई मिले तो वो कभी भी अजैविक नहीं होगा। ये सभी के सभी क्या होंगे, जैविक कारक ही होते हैं। नेक्स्ट मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं अजैविक कारकों की। देखो अजैविक कारक क्या होते हैं, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले अजैविक कारक। ऐसे सभी पारिस्थितिकी में उपस्थित कारक जिसमें जीवन नहीं होता, जिसमें लाइफ नहीं होती, वो सभी के सभी या निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता, जिनकी कोई लाइफ नहीं होती। आप सब जानते हो कि वो सभी के सभी कौन से कारक होते हैं, वो होते हैं सबके सब अजैविक कारक। ठीक है, उसी में से मैं सबसे पहले एक कारक की बात कर रहा हूं और उस कारक को अपन ने बोला है तापमान। देखो मैं ये क्यों ले रहा हूं, मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि लोगों को ये भी नहीं पता, मतलब क्या लोगों को ये पता है कि तापमान भी मनुष्य जीवन या इस एनवायरनमेंट पे कुछ फर्क होता है, कुछ प्रभावित होता है। अपने को पढ़ना क्या है कि अजैविक कारक जैविक को कैसे प्रभावित करते हैं, जैविक अजैविक को कैसे प्रभावित करते हैं। यही तो इकोलॉजी है कि इस दुनिया में जैसे वर्तमान में अपन बात करें, कोरोना वायरस है, एक छोटी सी चीज है, एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मतलब इस पूरी दुनिया की इकोलॉजी बिगाड़ रखी है। आज अपन सोचने समझने को मजबूर है, आज अपने को कुछ नहीं पता है अपन अपनी लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें। तो एक छोटे से उस कारक ने पूरी, आप बोल सकते हो ये भी एक जैविक कारक है, एक वायरस, ठीक है। तो इसने तबाही मचा रखी है, इसने एक बहुत ही भयंकर यहाँ पर माहौल क्रिएट कर रखा है। और उसने, आपको पता है, इतनी छोटी सी चीज ने आज पूरी दुनिया में ऐसा कर रखा है, तो इकोलॉजी प्रभावित हो रही है। तो लोगों को सच में ये नहीं पता है कि क्या अजैविक कारक से संबंध है, क्या जैविक कारक। दुनिया ऐसे सोचती है कि जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसा नहीं होता। अपने को, अगर आप समझदार हो, आप में एजुकेशन है, यदि आप थोड़ा भी समझते हो, तो प्रेजेंट में अपने को, चलो ये मानते हैं कि जो विकासशील देश है या विकसित जो देश होते हैं उनमें एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो जो अच्छे से सब कुछ जानता हो, सब कुछ उसकी लाइफ में सही चल रहा हो, तो उसको एक बार एनवायरनमेंट के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज बहुत मायने रखती है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, आप सोचोगे कि रियल में बहुत ही भयंकर कंडीशन होने वाली है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ठीक है, तो अगर आपको इकोलॉजी का अच्छे से नॉलेज है, ये कोई जरूरी नहीं आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए ही जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम में तो है, लेकिन आपके बेसिक जीवन, अपने जीवन के लिए, जीने की शैली के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तापमान की। देखो ध्यान से सुनना, तापमान से क्वेश्चन पहला यही पुटअप होता है। पहले तो आपको पूछ सकता है अजैविक कारक कौन सा है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्या होगा कि ऐसा कौन सा अजैविक कारक है जो सभी जीवों के आवास स्थान को प्रदर्शित करता है या सभी जीवों के आवास स्थान उस पर निर्भर रहते हैं। वो कौन सा कारक होता है, वो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। ध्यान रखना, तापमान में सबसे मैं पहली जो बात करूंगा वो ये बोल करूंगा कि सभी जीवों के आवास स्थान, सभी जीवों के आवास स्थान तापमान पर निर्भर करते हैं। सभी जीवों के आवास स्थान टेम्परेचर पर निर्भर रहते हैं। क्यों, रीजन क्या है, देखना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आप जयपुर में हो या आप कहीं हो, आप राजस्थान में हो। मान लो राजस्थान में आप जहां रह रहे हो, तो आपको इतना पता है कि आप जिस स्थान पर रह रहे हो वहां आपका आवास स्थान है। वहां पर मैं ये भी बात करूंगा आगे कि आवास स्थान होता क्या है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि आप जिस स्थान पर रह रहे हो आपको इतना पता है अच्छे से कि इस स्थान का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को
किस तापमान में रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने रहने का इंतजाम करेंगे, या बोल सकते हो कि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी डेली लाइफ स्टाइल को रखेंगे। अगर मान लो किसी इंसान को राजस्थान से सीधा श्रीनगर भेज दिया जाए, एक ही मान लो सुबह वो यहाँ है और उसको रात को श्रीनगर में भेज दिया जाए, तो क्या वो राजस्थान में रहता था, क्या वैसे ही रहेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से वहां जाएगा तो उसको रहने का जो स्थान है जहाँ पर वो रहेगा, वो वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको वहां पर रहना पड़ेगा। तो आपको ये इजीली पता है कि सभी जीवों के निवास स्थान या सभी जीवों के आवास स्थान जहाँ पर वो रह रहे हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर रहते हैं। कि अगर श्रीनगर में कोई बंदा रह रहा है, श्रीनगर में जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, वहाँ के लोग वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग अपना आवास स्थान को फिक्स करेंगे, और यहाँ के लोग यहाँ के आवास स्थान को यहाँ की तरीके से फिक्स रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो गर्म प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो वहां पर अपने अकॉर्डिंग अपना आवास स्थान बनाएंगे। जो सर्द इलाके में रहते हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज है, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग वहां के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो अगर राजस्थान में इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ का माहौल अलग लगता है, फिर वो यहाँ इतना एडजस्ट नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग उसमें ढलते हैं। वहाँ के रहने, अगर वो वहाँ यहाँ रहेंगे तो फिर यहाँ के अकॉर्डिंग उसको अपना स्थान बनाना पड़ेगा। तो हर एक जीव या सभी जीवों के आवास स्थान जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? वो तापमान अजैविक कारक पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखना, तापमान जो होता है वो कुछ जीवों के लैंगिक लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है। लैंगिक लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपकी। लैंगिक लक्षण देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लैंगिक लक्षणों को कैसे तापमान प्रभावित करेगा? तो मैंने ये बोला है कि कुछ जीवों के लैंगिक लक्षणों को भी तापमान प्रभावित करता है। कुछ जीवों के लैंगिक लक्षण भी उसके जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, कि मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे बोलता कि सभी जीवों के लैंगिक लक्षण है तापमान पर निर्भर करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मगरमच्छ, कुछ जीव बोला है मैंने, यहाँ पर कुछ जीवों की बात की है, तो कुछ जीवों में मैं नाम लूंगा यहाँ पर मगरमच्छ। मगरमच्छ के जो लैंगिक लक्षण है वो किस पर निर्भर करते हैं? तापमान के ऊपर निर्भर करते हैं। क्यों? देखो, मगरमच्छ का जो अंडा है, मान लो किसी मगरमच्छ ने ये अंडा दिया, ठीक है, उस अंडे को यदि आप कम तापमान पर रखते हो, मान लो इस अंडे को कम तापमान पर आपने रखा है, तो इस अंडे से जो भी मगरमच्छ निकलेंगे वो सभी के सभी नर मगरमच्छ होंगे। और यदि आप इसको अधिक तापमान पर रखते हो, यदि इस अंडे को अधिक टेम्परेचर पर रख दिया, तो इससे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सभी के सभी मादा मगरमच्छ पैदा होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैंने आपको बोला कुछ जीवों के लैंगिक लक्षण किस पर निर्भर करते हैं? तापमान पर। क्वेश्चन आ सकता है कि मगरमच्छ के लैंगिक लक्षण कौन से अजैविक कारक पर निर्भर करते हैं, या कुछ जीवों के लैंगिक लक्षण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, जैविक कारक? तो वो होता है तापमान। मगरमच्छ का अंडा है, उसको यदि आप कम टेम्परेचर पे रख दोगे तो उससे जो मगरमच्छ बनेंगे, मतलब उससे जो भी होंगे वो नर हो जाएंगे, लैंगिक लक्षण उनका नर का होगा। और यहाँ पर अगर अधिक तापमान होगा तो वो होगा मादा का। मान लो कि ऐसा भगवान जो होता है उसने अगर ऐसा मनुष्य में कर दिया होता तो क्या होता? तो इजीली बोल सकते हैं, अगर मनुष्य में भी ऐसा होता, अगर मनुष्य को ये एक वरदान मिल जाता, तो ये इकोलॉजी, ये पृथ्वी कभी भी बैलेंस्ड नहीं रहती। क्योंकि आपको पता है मनुष्य को तो पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, स्पेशली इंडिया वालों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लड़के होते हैं, ऐसी लड़कियां होती है, ठीक है। तो फिर वो मतलब अपन जानते हैं
कि सबको पता है, जैसे इंडिया के लोगों की बात करूं मैं तो इंडिया के लोगों की बात करूंगा क्योंकि मैं उनको ही जानता हूं। यहाँ पर आप जानते हो लड़कियों को कम प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो नॉन एजुकेटेड हो, चाहे वो शिक्षित हो, वो अच्छे से पढ़े लिखे हो, फिर भी वो बोलेंगे नहीं यार होना तो लड़का ही चाहिए, लड़की की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अपनी यहाँ की सोच है। अगर मान लो भगवान ने उनको ऐसा लक्षण दे देता तो फिर क्या होता, सभी अपनी अपनी वाइफों को ऐसे बोलते कि ये लो ये रूम है और इस रूम में तुम 9 महीने इसी रूम में रहना है तेरे को, ये मैंने एसी लगा दी है, चाहे उनको 10 एसी लगानी पड़े तो वो बोलेंगे इतना कम टेम्परेचर है और तेरे को कुछ भी करना हो तो मेरे को बोलना, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें हमें तो क्या चाहिए, हमें तो लड़का चाहिए क्योंकि कम टेम्परेचर पे क्या होगा, लड़का। अगर ऐसा होता तो मैं जहां तक मानता हूं अपने इंडिया में सबसे ज्यादा लड़के पैदा होते। ठीक है, तो भगवान को पता था कि ये मानेंगे तो है नहीं, तो भगवान ने अपने को ऐसा वरदान नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, तो यहाँ की इकोलॉजी कभी भी बैलेंस नहीं रहती। ठीक है, तो कुछ जीवों के लैंगिक लक्षण किस पर डिपेंड करते हैं, वो करते हैं तापमान के ऊपर निर्भर रहते हैं। आपको ये पता है कि जैसे यहाँ पर अगर बात करूं मैं, मनुष्य को ऐसा होता, आपको इतना पता है कि मनुष्य को तो कुछ भी हो, मनुष्य में खुद को पता है कि अगर वो टेम्परेचर का पता चल जाता तब तो होना ही था। ऐसे ही एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भी ऐसे ऐसे चक्रों में आ जाते हैं कि ये किसी बाबा के पास चले गए और ये आम खा लो या ये दवा ले लो आपके लड़का हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगी। आपको सबको पता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पेशली ये बोल रहा हूँ कि ये पारिस्थितिकी है, ये सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है, भगवान से जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। जो भगवान ने जो चीज़ दी है, जो नेचर ने अपने को जो चीज़ दी है वो अपने को एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो चीज दी है वो बड़ी सोच समझ के दी है। इस दुनिया पर हर एक जीव का जो जन्म हुआ है, इस जीव की उत्पत्ति हुई है, तो वो ऐसे ही नहीं हो गई है। मैं आपको आगे बताऊंगा, हर एक जीव का अपना एक कार्य होता है। अगर कोई भी जीव यहाँ से एब्सेंट रहता है तो वो अपने जीवन पर बहुत बड़ा नुकसान करता है। आगे मैं हर एक चीज को बताऊंगा, तो देखना। टेम्परेचर जो होता है वो सभी जीवों के आवास स्थान को निर्भर करेगा, और कुछ जीवों के लैंगिक लक्षण भी किस पर डिपेंड करते हैं, तापमान पर, जैसे मगरमच्छ। ठीक है, तो तापमान जो होता है इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन है आवास स्थान, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो स्पेशल मगरमच्छ के लिए, कि मगरमच्छ के अंडे भी किस पर या लैंगिक लक्षण भी किस पर निर्भर करते हैं, जीवों के तापमान पर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है वो होगा प्रकाश। तो नेक्स्ट में जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं प्रकाश की। नेक्स्ट अजैविक कारक है जिसे बोलेंगे प्रकाश। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी प्राणियों के त्वचा के रंग कौन से अजैविक कारक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो सभी प्राणियों के त्वचा के रंग, चाहे वो प्राणी कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई अन्य प्राणी हो, सभी प्राणियों के त्वचा के रंग जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो लाइट या प्रकाश के ऊपर निर्भर करते हैं। तो सभी प्राणियों के त्वचा के रंग प्रकाश पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं देखना, जिन स्थानों पर प्रकाश सीधा गिरता है, जिन स्थानों पर प्रकाश सीधा गिरेगा या जिन स्थानों पर प्रकाश तिरछा गिरेगा। ठीक है, तो जिन स्थानों पर सीधा गिरता है वहां के प्राणियों की त्वचा का रंग होता है हल्का, मतलब ऐसे वहां के प्राणियों की त्वचा का रंग कैसा होता है, गहरा होता है, गहरा। और जिन स्थानों पर तिरछा गिरता है वहां के प्राणियों की त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जिन स्थानों पर प्रकाश तिरछा गिरेगा वहां पर टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, और जिन स्थानों पर सीधा गिरेगा वहां पर टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप जैसे बोल सकते हो कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर, जैसे मान लो कि ऐसे अफ्रीका में या कई ऐसी जगह है जहां पर अपन टेम्परेचर की बात करें तो त्वचा के रंग के लिए बहुत जिम्मेदार होता है प्रकाश। सभी प्राणियों की त्वचा का रंग प्रकाश पर डिपेंड करता है कि जिन स्थानों पर सीधा गिरेगा वहां के प्राणियों की त्वचा का रंग गहरा होगा, और जहां पर तिरछा गिरता है वहां के प्राणियों की त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ध्रुवों पर जो भालू होते हैं, ध्रुवों पर जो भालू होते हैं वो सफेद क्यों होती हैं, कभी काले क्यों नहीं होते।
मान लो कि ये ध्रुव है, ठीक है, और इस ध्रुव पर जो भी भालू है वो हमेशा सफेद रंग में क्यों होते हैं, वो काले क्यों नहीं होते? ध्रुवों के जो भालू होते हैं वो सफेद ही क्यों बना दिए भाई भगवान ने? भगवान ने उनको सफेद ही क्यों बनाया? एक अलग कलर भी तो दे सकता था। एक ध्यान रखना, लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं कि सच में ऐसा क्यों हुआ कि ध्रुवों के जो भालू होते हैं, ध्रुवों पर आपको पता है वनस्पति बहुत ही कम होती है, वहां पर शाकाहारियों की संख्या भी आपको पता है, जीव जंतुओं की संख्या भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ध्रुवों के यहाँ पर ठंड होती है, आपको पता है ध्रुव जब भी दिमाग में आता है तो एक व्हाइट कलर की इमेज बनती है कि वहां पर बर्फ ही बर्फ होगी, वहां पर वनस्पति कम। ऐसे अगर आप ध्रुव का नाम लेते हो, लेते ही आपके दिमाग में एक ही तस्वीर घूमती है कि वहां पर तो 100% बर्फ ही बर्फ है, व्हाइट तस्वीर आती है। तो ध्रुवों के भालू हमेशा सफेद होते हैं, रीजन क्या है? देखो इकोलॉजी को कैसे बैलेंस रखते हैं ये भालू। मान लो कि जिंदा रहेंगे तो इनको सबसे ज्यादा क्या है, इनको सबसे ज्यादा फैट की जरूरत होगी, उनको मांस की जरूरत होगी, वहां पर रहने वाले शाकाहारियों को ये खाएंगे। तो ये कैसे वहां की इकोलॉजी, भगवान ने वहां के भालू या इस नेचर ने या इस पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ने वहां पर रहने वाले इन भालुओं को सफेद क्यों बना दिया? तो वहां पर क्या है आपको पता है, वहां प्रकाश कम गिरेगा, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर भी कम होगा, तो वहां के भालू कैसे हो गए, सफेद हो गए। अगर यहाँ के भालू काले होते तो मान लो ये बर्फ है और बर्फ के अंदर आपको पता है, अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर ब्लैक बर्फ में जैसे ब्लैक कलर है, अगर ब्लैक कलर का भालू होता तो इस भालू के पास कोई भी जीव जंतु दूर से देख के नहीं आता, ठीक है। यहाँ की अब सफेद भालू है तो सफेद ही क्या है, यहाँ पर बर्फ है, तो ये सफेद भालू सफेद बर्फ के साथ ढके रहते हैं, मतलब आप बोल सकते हो छुप कर। जैसे ही इनके, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं तो ये भागकर शिकार नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, भारी होते हैं। अगर किसी मनुष्य के ऊपर ये गिर भी जाए तो केवल गिरने से उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सफेद भालू है, बहुत भारी भरकम होते हैं, सामान्य भालू की तुलना में, जो ब्लैक भालू होती है उनकी तुलना में तो ये बहुत ज्यादा भारी होते हैं। ये भागकर शिकार नहीं करेंगे, तो भागकर शिकार नहीं करेंगे तो फिर इसके पास से छुपेंगे और बर्फ में व्हाइट व्हाइट छुपेगा। जैसे ही इधर पास से अगर कोई जीव जंतु जाएगा तो ये उसका क्या करेंगे, शिकार करेंगे, और उस शाकाहारी का शिकार करके वहां शाकाहारियों की संख्या को बैलेंस रखेंगे और खुद भी क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो ध्रुवों पर जो भालू होते हैं वो सफेद रंग के इसीलिए होंगे क्योंकि वहां पर प्रकाश कम है, और प्रकाश कम होगा तो वहां टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो आपको पता ही है वहां के भालू कैसे होंगे, सफेद होंगे, ठीक है। कुछ अजैविक कारक है जो, जैसे एक और यहां पर मैं बात करूं प्रकाश की, तो आपको पता है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण, या पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं, वो प्रकाश के द्वारा बनते हैं। प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, और उसके द्वारा वो क्लोरोफिल का निर्माण करेंगे, क्लोरोफिल का निर्माण करेंगे। और आपको पता है जब पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा वो अपना क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के द्वारा क्या होगा, उसमें आगे भोजन की प्रक्रिया होगी। तो जिस स्थान पर प्रकाश सीधा गिरता है, मान लो ये पत्ती है, आपको पता है ये पत्ती है, ठीक है, और ये जो पत्ती है पौधे की, इसका जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर देखना आप हमेशा, यहाँ पर क्लोरोफिल का निर्माण ज्यादा होने के कारण इसका जो रंग है वो गहरा हरा होता है, और किनारों पर जो होता है वो कम गहरा हरा होता है। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, प्रकाश होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, सभी प्राणियों के त्वचा के रंग के लिए, और ध्रुवों पर जो भालू होते हैं उसके लिए, मैं जहां तक मानता हूं शायद इन दोनों कारकों में, अजैविक कारकों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो बात करूंगा वो अजैविक कारक नहीं लूंगा, ये दो तो मैंने इसलिए लिए हैं कि ये बहुत ही जरूरी थे बताने, बाकी अजैविक कारक को अपने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा वो लूंगा जैविक कारक। तो आज की क्लास में मैं जैविक कारक को नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो क्लास है वो आप मिस मत करना, नेक्स्ट जो क्लास है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और नेक्स्ट क्लास अगर आप समझ लोगे तो मैं जहां तक मानता हूं इकोलॉजी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी वे में वो आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी के जैविक घटक के ऊपर ही पूरी इकोलॉजी डिपेंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इकोलॉजी के जैविक कारक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।